हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द एजुकेटर कपिल सारस्वत। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, बट अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा कंजस्टेड दिखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर ही पूरा इतना हेक्टिक तरीके से दे रखा है, मतलब सारा कंटेंट एक ही पेज में डालने की कोशिश करिए। बट आज के सेशन में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, इस चैनल पे आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ 15 मार्च से पहले पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि सारे लेसन्स आप तक अच्छे से पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, बट अगर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी एनसीईआरटी की तो उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक व्हाट वाज सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन क्या था, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ड्रॉबैक्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब दूसरा नाम ही क्या है, सोवियत यूनियन, सो डोंट बी कंफ्यूज इन इट कि अब ये यूएसएसआर और सोवियत यूनियन क्या है। देन हम डिसइंटीग्रेशन देखेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बेसिकली कैसे हुआ। देन फिर हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन के रीजन क्या थे, मतलब क्यों हुआ डिसइंटीग्रेशन। फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि क्या थे कॉन्सिक्वेंसेस डिसइंटीग्रेशन के यूएसएसआर के अंदर। देन हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक्चुअली शॉक थेरेपी है क्या। शॉक थेरेपी मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है ना यूएसएसआर और सेंट्रल एशियंस और बाल्कन स्टेट्स जो थे, उनके अंदर शॉक थेरेपी आ गई थी। मतलब जो पावर थी वो शिफ्ट हो गई थी कम्युनिज्म से कैपिटलिस्ट तक। ठीक है, फिर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि क्या थे, क्या रिजल्ट निकल के आया इस शॉक थेरेपी का बेसिकली। देन फिर हम टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस टाइम पर क्या टेंशन चल रही थी बिटवीन द नेशन, बिटवीन द कंट्रीज। देन फिर हम इंडिया रशिया के रिलेशनशिप्स देखेंगे कि एक्चुअली में इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स कैसे थे वर्ल्ड में, क्या स्टेबल रिलेशन थे या नहीं थे। ठीक है, देन फिर हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के कंक्लूड करेंगे, एक समराइज वे में हम निकालेंगे कि इस चैप्टर से हमने सीखा क्या। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना पूरा चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का, जो बेसिकली एक बैकग्राउंड होने वाला है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड देखते हैं कोल्ड वॉर एरा का। एज यू नो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है नहीं, सीबीएसई ने चैप्टर डिलीट कर रखा है, बट इस चैप्टर से ये वाला चैप्टर पूरा कनेक्टेड है। अगर आप ये कोल्ड वॉर एरा नहीं पढ़ोगे तो आपको बाइपोलैरिटी समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में बाइपोलैरिटी होता क्या है आपको मतलब ही नहीं पता बाइपोलैरिटी का मतलब। तो इस पूरे स्लाइड को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली में हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, ऐसी कौन सी बाइपोलैरिटी, ऐसी कौन सी पावर थी जो एंड हो गई थी वर्ल्ड में। ठीक है, बायोपोलैरिटी का आगे भी हम मतलब समझते हैं अच्छे से। पहले आप ये कोल्ड वॉर एरा का एक बैकग्राउंड समझ लो। ठीक है, देखो 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, एज वी ऑल नो। ठीक है, उस वर्ल्ड में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में देखो, वर्ल्ड वॉर 2 चला किन दो पावर्स के बीच में चला। जो हमारा वर्ल्ड वॉर 2 था वो बिटवीन दो सुपर पावर्स के बीच में चला। ठीक है, कौन सी थी वो सुपर पावर्स, एक थी अलाइड फोर्सेस और एक थी एक्सेस फोर्सेस। ठीक है, अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, अलाइड फोर्सेस में बेसिकली आती थी हमारी यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और रशिया। ठीक है, कौन कौन सी पावर्स आती थी, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसएसआर। ठीक है, अब अब ये जो हमारी पावर थी अलाइड पावर, ये ना इस वर्ल्ड वॉर 2 में जीत गई थी। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो ये यूएसएसआर था इसके अंदर रशिया थी प्लस और दूसरी 14 कंट्रीज थी। और जो एक्सेस पावर था हमारा, जो क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 हार गया था, जिसमें कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हारे क्यों थे एक्सेस पावर, बेसिकली उसका यही रीजन था कि जो यूएसएस था उसने जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था। एज यू नो, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब अटैक करा गया था, बायोलॉजिकल बॉम्ब का यूज करा गया था। उसी के बाद वर्ल्ड में बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज करना ऑब्वियसली बैन कर दिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी यूएन ने। बट बेसिकली यही मेन रीजन है किसका, अलाइड पावर का जीतने का, कि उसने एक्सेस पावर की एक कंट्री जो जापान थी उसके ऊपर वेपन गिरा दिया था, जिसकी वजह से जो एक्सेस पावर थी वो वर्ल्ड वॉर 2 हार गई थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि जो हमारी एलाइड पावर थी उसमें सभी कंट्रीज काफी अच्छा प्ले कर रहे थे, सभी कंट्रीज की वेल्थ अच्छी थी, जिसमें से ब्रिटेन और जो फ्रांस थे वो काफी ज्यादा वीक हो गए थे, इकोनॉमिकली वीक हो गए थे आफ्टर 1945। ठीक है, 1945 के बाद ये जो दो पावर्स थी, ये जो मेनली जो कंट्रीज थी,
ठीक है, ये काफी ज्यादा वीक हो गई। एज यू नो ब्रिटेन वीक हो गई, हमारा आप देखो यहाँ पे ना चीजों को कनेक्ट करके चलो। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था। अब रीजन क्या था ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने का, ये यही था कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे, उनकी इकोनॉमी इतना डाउन जा चुकी थी कि वो अपने कॉलोनियल कंट्रीज को अब संभाल नहीं पाते, ठीक है, इसलिए ब्रिटेन ने क्या करा था, इंडिया को डीकोलोनाइज कर दिया था। और फ्रांस हार गया था हमारा वर्ल्ड वॉर 2 में। बेसिकली फ्रांस हारा नहीं था। देखो क्या होता है जब वॉर होती है ना, तो दोनों पावर्स होती हैं वॉर में, अब चाहे वो एक अलग पावर हो चाहे वो दूसरी पावर हो, नुकसान दोनों ही पावर्स का होता है। यहाँ पर नुकसान किसका हुआ, अलाइड पावर का भी हुआ, एक्सेस पावर का भी हुआ। तो दोनों को इक्वली भुगतान वी कैन से झेलना पड़ा, जिसकी वजह से दोनों की इकोनॉमिक पर, दोनों की पॉलिटिकल कंडीशंस पे क्या हमने देखने को मिला, असर देखने को मिला। एज यू नो अब दो पावर हमारे पास बच गई एलाइड पावर में से, कौन सी थी, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। ये यूएसए और जो यूएसएसआर थी, ये वर्ल्ड में अब दो सुपर पावर्स बन चुकी थी, ठीक है। यूएसए क्या ओन करता था, यूएसए ओन करता था कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट, वेयर एज जो यूएसएसआर था, इसके पास क्या थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है और ये कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, मैं आपको इसी स्लाइड पे अच्छे से बता देता हूँ। देखो जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है ना, वो बेसिकली एक इस टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, सारा वर्क, सारा सेक्टर, पूरा सेक्टर किसके बेस्ड होगा, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इन द सेंस प्राइवेट सेक्टर पे बेस्ड होगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट इन द सेंस कि पूरा सेक्टर जो भी आप वर्ल्ड में पावर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, वो होगी आपकी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। वेयर एज जो हमारी ये जो यूएसएसआर थी, यूएसएसआर के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द सेंस कि जहां पर सारी पावर, जितनी भी वर्ल्ड में पावर्स हैं, ये किसके ऊपर बेस्ड होंगी, गवर्नमेंट के ऊपर। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होंगी, फार्म होगी, जितना भी पूरा एरिया होगा, वो किसके अंडर गवर्न होगा, कम्युनिस्ट के अंदर, ठीक है। अब वर्ल्ड में हमारी दो सुपर पावर्स बची, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इसमें से इन्हीं जो ये देखो दो सुपर पावर बची ना, इसी को हम कहते हैं बायपोलैरिटी। देखो मैं आपको एक बार यहाँ समझा देता हूँ बायपोलैरिटी एक्चुअली कहना क्या चाहता है हमसे। देखो बायपोलैरिटी इन द सेंस वर्ल्ड क्या है, दो पोल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना तुम, एक सेकेंड। जो वर्ल्ड है, देखो जो वर्ल्ड है वो दो पोल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये हो गया हमारा यूएसए, ये हो गया हमारा यूएसएसआर, ठीक है। अब वर्ल्ड में सिर्फ दो पावर की क्या है, हेजेमनी है, ठीक है। दो पावर आपस में टक्कर में है, क्यों, एक यूएसए हो गया, एक यूएसएसआर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इस टर्म का मतलब हो गया बायपोलैरिटी, मतलब जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स क्या कर रही हैं, ओन कर रही हैं। अब यूनिपोलर वर्ल्ड एक होता है और एक होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक होता है बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर एक ही पावर है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। मल्टीपोलर इन द सेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट पावर, डिफरेंट नेशन, डिफरेंट पावर। ये कंसेप्ट हो गया। जैसे आज में जो आप कंसेप्ट देखते हो ना कि इंडिया की गवर्नमेंट अलग है हो गई, श्रीलंका की अलग हो गई, पाकिस्तान की अलग हो गई। यहाँ पे एक टाइप की कोई हेजेमनी नहीं है कि जैसे ये पर्टिकुलर हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, इधर ये पूरा साउथ एशियन कंट्रीज हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है तो भैया अगली तरफ वहाँ मोनार्की और वगैरह चल रही है, ऐसा नहीं है। हर जगह आपको वर्ल्ड में किसी भी एरिया के पास डेमोक्रेसी भी देखने को मिल जाएगी, मोनार्की भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक टाइप का सिस्टम क्या नहीं है, ओन नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट डिफरेंट वे है उन पावर्स को, उन एरियाज को सुपरवाइज करने का। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं बायपोलैरिटी की। बायपोलैरिटी इन द सेंस जब हम बात करें कि दो सुपर पावर है और दो सुपर पावर्स में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या वर्ल्ड क्या है, दो पावर्स में डिवाइडेड है, उससे उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उस टर्म को हम कहेंगे बायपोलैरिटी या बायपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे ये सोवियत सिस्टम एक्चुअली है क्या, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो सोवियत यूनियन था उसको हम यूएसएसआर भी कहते थे, ठीक है। सोवियत सिस्टम से कंफ्यूज मत होना कि ये सोवियत सिस्टम क्या है और ये यूएसएसआर क्या है, दोनों एक ही टर्म है। सोवियत सिस्टम और यूएसएसआर एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, बेसिकली देखो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसलिए हम इसे यूएसएसआर भी कहते हैं और शॉर्ट में ऐसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। ये इमर्ज कब हुआ, आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम पूरा इसका डीपली पढ़ते हैं कि एक्सटेंड मतलब ये बेसिकली आया कहाँ से, ये सोवियत सिस्टम यूएसएसआर हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड दो पावर्स में डिवाइडेड है, ये एक्चुअली हुआ कहाँ से, चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई। देखो रशिया के अंदर एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था, कब, 1917 में। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मतलब जब पूरी पावर क्या हो रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, ठीक है, सोशलिज्म।
मतलब सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, गवर्नमेंट सोसाइटी को ओन करेगी, गवर्नमेंट बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी। तो वो क्या है, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया रशिया के अंदर 1917 के अंदर। ठीक है, कब आया, 1917 के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, जिस रेवोल्यूशन ने इन्फ्लुएंस करा किस चीज के लिए, सोशलिज्म के लिए। मतलब इस जो सोशल रेवोल्यूशन आया सोशलिज्म के लिए इसने इन्फ्लुएंस करा, और एक एग्लिटेरियन सोसाइटी के लिए क्या करा, डिमांड करी। एग्लिटेरियन सोसाइटी इन द सेंस, जब हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज इक्वल, उस एरिया में हम क्या बात कर रहे हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी, वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया क्या हुआ, इगैलिटेरियन। ठीक है, मतलब यहाँ देखो बात क्या हो रही है। सपोज ये मैंने आपका यूएसएसआर के लिए, मैं चीजों को समझाने के लिए मैं यूएसएसआर का मैप लेके आया हूँ। ये आपका यूएसएसआर है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया आपका क्या है, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करने दो। देखो आपका जो यूएसएसआर है ना, ठीक है, ये आपका क्या है, यूएसएसआर। देखो ये पर्टिकुलर एरिया जो मैंने व्हाइट पेन से मार्क करा हुआ है, ये कौन सा एरिया हो गया, आपका रशिया। ठीक है, अब इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में क्या हुआ, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जो ये व्हाइट पेन से एरिया मार्क्ड है, इस एरिया में क्या हुआ, आपके सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। इन्होंने क्या डिमांड रखी, एगैलिटेरियन सोसाइटी की डिमांड करी, मतलब हम इक्वालिटी में अब बिलीव करेंगे। तो इस एरिया को ना, इस पर्टिकुलर जो अदर कंट्रीज हैं, इन्हें भी इस पर्टिकुलर आइडिया ने क्या कर लिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। ये जो जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो ये पूरा इन्फ्लुएंस जब हुआ एक आइडिया से, तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया वर्ल्ड के अंदर, जो कौन सा था, यूएसएसआर, मतलब सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। जहाँ पे हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करेंगे, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या होगी, कम्युनिस्ट बेस्ड गवर्नमेंट होगी, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज को क्या ऑन करेगी और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बात करेगी। इस चीज से अदर कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस हुई, जिसकी वजह से इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर। पर्टिकुलरली बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जो सोवियत सिस्टम था ना, ये बेसिकली किसके अगेंस्ट था, एक चीज को समझो, ये जो सोवियत सिस्टम था, ये किसके अगेंस्ट था आपका, ये सोवियत अगेंस्ट था कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। कैपिटलिस्ट मैंने आपको क्या बताया, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट है, मतलब आप अपने पर्टिकुलर आप घर भी खरीद सकते हो, आपकी जॉब भी प्राइवेट है। ठीक है, आप एक लैंड भी ऑन कर सकते हो प्राइवेट, बट ये चीजें कम्युनिस्ट सिस्टम में नहीं है। ठीक है, आपको जॉब भी गवर्नमेंट के अंडर करनी पड़ेगी, आपको घर भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा के देगी, आपको लैंड भी गवर्नमेंट के अंदर होगा, बट आप एज अ वर्कर उस लैंड पर रह सकते हो, बस आपके पास इतना राइट। ठीक है, जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था, वो सेंटर्ड किसके था, कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड सेंटर था। कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली कौन सी पार्टी होती है, बेसिकली गवर्नमेंट ओन पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया के अंदर भी हमें कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है, सीपीआईएम, सीपीआई। ठीक है, उसकी अगर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाले में। बट यहाँ पे आप समझो, जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ पे क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें जो सारी, जिसमें जो जितनी भी चीजें थी, वो सब कौन प्लान करता था, प्लान गवर्नमेंट करती थी, और कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती थी। स्टेट बेसिकली मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वही सब चीजों को प्लान करेगा, वही हर चीज को क्या करेगा, गवर्न करेगा। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, वो लिबरेटेड बाय द सोवियत यूनियन फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्स एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब इस मतलब समझो, इस लाइन का ये मतलब क्या है, पढ़ो। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, लिबरेटेड बाय सोवियत यूनियन, लिबरेटेड इन द सेंस उनको क्या अफेक्ट हुई सोवियत यूनियन से। ठीक है, कौन सी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हो गई सर, अब देखो, जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये वाला एरिया है, इसलिए मैं इस चीज का मैप भी लिखा है, मैंने कहा तुम चीजों से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गई ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। देखो इन्होंने क्या करा, इनको ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा इनका नुकसान हुआ। ठीक है, इनके क्या हो रहा था, इकोनॉमी डाउन जाती जा रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम इनका स्टेबल नहीं था, इसलिए जो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई, ये इन्फ्लुएंस हो गई हमारी यूएसएसआर से। और ये किसके अंडर आ गई, ये यूएसएसआर के कंट्रोल के अंदर आ गई। कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है जी, यहाँ पे हो रही है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसके अंदर आ गई, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूएसएसआर के बेसिकली अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, अब ये जब मर्ज हो गए, तो यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम सेम था। ठीक है, इसीलिए इस जो पर्टिकुलर ये पूरा एरिया है, ये वाला जो मैंने व्हाइट पेन से मार्क करा, और ये जितनी भी अदर कंट्रीज हैं ग्रीन ऑरेंज ब्लू कलर से जो ये मार्क हो रखी हैं, ये पूरे एरिया को हम सेकंड वर्ल्ड कहते थे और सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे। सेकंड वर्ल्ड, देखो आपने अगर अभी तक प्री बोर्ड वगैरह दिए हैं, तो क्वेश्चन आपने एग्जाम में सुना होगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड वर्ल्ड एंड द फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड इन द सेंस यूएसए, सेकंड वर्ल्ड इन द सेंस यूएसएसआर। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कौन सा हो गया, जिसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह चलते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा कि इन तीनों वर्ल्ड में डिफरेंसेस क्या दिखते हैं तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या था, एक टाइप का सेकंड वर्ल्ड था, और ये सोशलिस्ट ब्लॉक वाला एरिया था। ठीक है, सोशलिस्ट ब्लॉक मतलब जहाँ पे एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करी जाएगी। और जो एक कंट्री थी,
ये ना एक साथ आकर क्या बनाती थी, वॉर्सो पैक्ट बनाती थी। वॉर्सो पैक्ट मतलब इनका एक मिलिट्री ग्रुप था, मतलब जो भी अब ये जैसे पर्टिकुलर ये यूएसएसआर है, ठीक है। अब ये यूएसएसआर के अंदर मिलिट्री ग्रुप कौन सा है, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री कौन हेड करेगा, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया इंडिया की जो मिलिट्री है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मी फोर्स, इंडियन फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, वॉर्सो पैक्ट था, जो सारे मिलिट्री जैसी चीजों को सब कंट्रोल करेगा यूएसएसआर के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी सिंपल चीजें हैं। सोवियत यूनियन के बारे में हमने पढ़ा पहले, ये इमर्ज किससे हुआ, ये रशिया रेवोल्यूशन जब आया 1917 में, उसके बाद ये इमर्ज हुआ, जिससे जो पूरी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो भी इससे क्या हो गई, इन्फ्लुएंस्ड हो गई, जब उनके ऊपर अटैक वगैरह होने लग गए। तो ये पूरा एरिया एक अंडर आ गया किसके, यूएसएसआर के, जहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्न कर रही है, ठीक है। सब चीज किससे प्लान हो रही है, स्टेट प्लान कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम इनका काफी ज्यादा अच्छा है और बैलेंस है। मिलिट्री की अगर हम बात करें, वॉर्सो पैक्ट यहाँ पर लगाई जाती है, जो अदर थ्रेट्स, मिलिट्री थ्रेट से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, अदर मिलिट्री थ्रेट्स के ऊपर वर्क करेगा, उनसे अपने नेशन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स किसके, यूएसएसआर के। मतलब ये यूएसएसआर के अंदर एक्चुअली इनकी गुड क्वालिटीज क्या थी, बैड क्वालिटीज मतलब जो उनके कॉन्सिक्वेंस या बैड इफेक्ट्स थे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे, ठीक है। आपकी बुक में ये पूरा एक पैराग्राफ है, बहुत हेक्टिक टाइप का। इस पैराग्राफ को आप डिवाइड भी कर सकते हो, पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। बट यहाँ पे मैं पूरा एक जो अच्छी चीजें हैं वो एक तरफ लेकर आया, और जो बेकार मतलब यहाँ पे जो अच्छी चीजें जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी वो मैं अलग तरीके से लेकर आया, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो सिर्फ यही होने वाला है कि कॉन्सिक्वेंस, इसका जो डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो उसे आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें कॉजेज में ही समझ सकते हो, ड्रॉबैक्स में ही समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत यूनियन बिकम अ पावरफुल नेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी इससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं। तो जो सोवियत यूनियन था ये क्या बना, एक पावरफुल नेशन बना, एक्सेप्ट यूएसए। यूएसए की जो इकोनॉमी थी काफी ज्यादा डेवलप्ड थी एज कम्पेयर टू द अदर नेशन। देखो ये यूएसए, यूएसएसआर, ठीक है। कंपैरिजन दोनों में नहीं कर सकते हम, बट इकोनॉमिक वाइज बोलें तो यूएसएसआर वाज अ थोड़ा बहुत डाउन, और यूएसए काफी ज्यादा हाई, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली पहले से उसकी इकोनॉमी वगैरह बूस्टअप हो रखी थी, और यूएसएसआर क्या था, नया नया नेशन डेवलप हुआ था, ठीक है। इनके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा था इनका, ठीक है। इनके पास ऑयल रिसोर्सेज भी अच्छे थे, रिसोर्सेज भी एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल, आयरन और स्टील। मशीनरी प्रोडक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होता था, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इनका काफी ज्यादा अच्छा डेवलप्ड था, और बेसिकली रिमोट एरिया को कनेक्ट करता था। मतलब ये रोड्स हो गई यहाँ की, ठीक है। अब ये रिमोट एरिया को भी क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे ये इन एरियाज में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये जो रिमोट इनके जो एरियाज हैं वो क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगी, ठीक है। इनकी जो रोड थी वो क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करते हुए चलेंगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। देखो इसके पास क्या था ना, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी थी, मतलब ये इनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स को दे सामान, जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है इस चीज को, ठीक है। मतलब ये क्या करते थे, पेन टू कार्स एवरीथिंग दे प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट इनकी जो क्वालिटी होती थी ना, वो यूएसए के प्रोडक्ट से थोड़ी सी डाउन होती थी। ऑब्वियसली यूएस के पास क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस मतलब अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज करके बनाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये अभी नया नया डेवलप्ड हुआ है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी, इसलिए ये क्या करते थे, कोशिश तो पूरी करते थे। हमने क्या देखा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप है, कंज्यूमर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या कर सके, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो बट पेन टू कार्ड्स एवरीथिंग दे डेवलप्ड, बट क्वालिटी क्या थी, थोड़ी सी कम थी, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफी ज्यादा श्योर था, मतलब लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रह सकते थे। ऐसा नहीं है कि वॉर वगैरह सिचुएशन होगी तो इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है। सारी इनकी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन वगैरह सब अच्छा था यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ चाइल्ड केयर भी होती थी, सबके लिए वेलफेयर स्कीम्स भी निकाली जाती थी, सब्सिडीज जो सब्सिडीज होती है ना, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो भी यहाँ इनको दी जाती थी। यहाँ पे क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को यहाँ पे जॉब वगैरह प्रोवाइड करी जाती थी, लैंड भी देते थे गवर्नमेंट, ठीक है। और जितना भी प्रोड्यूस होता था वो सब क्या करती थी, सोवियत यूनियन उसे कंट्रोल करके रखती थी, ठीक है। स्टेट ओनरशिप वो सुप्रीम फ्रॉम द ओनरशिप, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो स्टेट थी उसका हाई काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था यूएसएसआर के ऊपर, ठीक है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए,
ठीक है, काफी ज्यादा पावरफुल नेशन था, इंडस्ट्रीज काफी अच्छी थी, इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज भी काफी थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाते थे, पिन टू कार्स, एवरीथिंग दे प्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स ओनली। ठीक है, सिटीजन्स को काफी ज्यादा अच्छे से इन्होंने क्या कर रखा था, रख के रखा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका काफी ज्यादा बेटर था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो नहीं सकती। एग्जाम में क्वेश्चन आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, तो बुलेट पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यू विल गेट इजीली द फुल मार्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हो गई अच्छी बातें यूएसएसआर की। अब यहाँ पे तो हमने सुना बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, दिमाग में क्वेश्चन आया भैया ये डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ होगा इतना, जब यहाँ पे इतना ही सब इतनी बेस्ट चीजें हैं। देखो, वेलफेयर स्कीम्स भी तुम्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करके दे रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ का बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रीज भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है यहाँ पर, रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। तो अब यहाँ ऐसा हो क्या गया जो इतनी कठिनाइयां लोगों को फेस करनी पड़ गई, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझो, अब तुम्हें एक रूम के अंदर तुम्हें एक रूम दिया जाए, उसमें तुम्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाए, बट कंडीशन क्या है कि तुम रूम से बाहर नहीं जा सकते। तो तुम ऐसे जगह पे रहना पसंद करोगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो तुम्हें एक बार नेचर से इंटरेक्ट करने का मन ही करेगा ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे था। देखो, सोवियत यूनियन क्या था, काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक था, ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस, जब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, ये काफी ज्यादा क्या करती थी, अपने लोगों पर डोमिनेंस से ज्यादा दिखाती थी, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन ऐसे निकाल रही है। इनकी क्या कर रही है, वेजेस तो दे रही है पर वेजेस काफी लो हैं, कईयों को तो मिल भी नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, काफी ज्यादा अथॉरिटेरियन ग्रो है, ब्यूरोक्रेटिक है, सिस्टम यहाँ का काफी ज्यादा हार्श है। ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया लोगों के यहाँ रहने के लिए। दूसरी चीज क्या है, अपनी सिटीजन जो थे ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, प्रॉब्लम्स वो कैसे फेस करते थे, जैसे लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, वो डेमोक्रेसी उन्हें मिली नहीं। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वहाँ पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे इवन जो राइटर्स और पोएट्स थे ना, वो और जो कार्टूनिस्ट थे, वो कभी गवर्नमेंट के बारे में लिख भी नहीं सकते थे, इतना वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट रिजिड है। जैसे यहाँ पे आप तुम देखो, अपने तुम इंडिया की पॉलिटिक्स की बुक उठा के देखो, कितने कार्टून है जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, कोई कभी किसी पार्टी को सप्रेशन दिखाता है, कोई कभी किसी लीडर को सप्रेशन दिखाता है, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। बट वहां पर ऐसा भी नहीं था, वहां पे वहां की मीडिया, वहां के कार्टूनिस्ट, वहां के राइटर्स कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तुम बोले तो तुम सीधा या तो जेल जाओगे या तुम मार दी जाओ। ठीक है, इतना वहां पे हार्श कंडीशन, समझ रहे हो। अब अच्छी अच्छी बातें देख ली, बुरी बुरी बातें भी कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो सोवियत सिस्टम था ना, वो बेस्ड किस पे था, वन पार्टी सिस्टम पे। जैसे हमने देखा, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी भी थी। मोर देन 70 ईयर्स कम्युनिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर पे अपनी हेजेमनी बना के रखी थी, अपना कंट्रोल बना के रखा था। वहां पे सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, उन सब पे टाइटली कंट्रोल था। बेसिकली वहां पे अकाउंटेबिलिटी के लिए भी क्या थी, कमी थी। ठीक है, ठीक है, वहां पर क्या थी, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। गवर्नमेंट का कोऑपरेट ही नहीं कर रही यार, ऐसी जगह पर रहना कौन पसंद करेगा, तुम खुद बताओ। गवर्नमेंट वहां की कोऑपरेट नहीं कर रही है, ऐसे सिटीजन कैसे रह लेंगे। ठीक है, पार्टी क्या करती थी, फुलफिल नहीं करती थी बेसिक नीड्स और एस्पिरेशन लोगों की। ठीक है, रशिया क्या करता था, वहां पे डोमिनेट था एवरीथिंग, सब चीज कंट्रोल किससे होगी, अफ्रीका, रशिया से। जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो रिपब्लिक्स हैं, वो अपने आप को सप्रेस्ड फील करने लग गई। ठीक है, अब जैसे एक ये पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में, बट सारी पावर मॉनिटर को दे देंगे, तो जितने भी जो डिफरेंट बच्चे हैं क्लास में जो पढ़ने आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सप्रेशन तो फील ही होगा कि अरे देखो ये मॉनिटर है, ये भी तो एक स्टूडेंट ही है इस पर्टिकुलर स्कूल का, पावर इसको सारी दे रखी है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कहीं ना कहीं सप्रेस तो फील करेंगे ही ना। तो यही हो रहा था। रशिया, एक कहने को तो यूएसएसआर एक पर्टिकुलर ग्रुप था, पर्टिकुलर एरिया जहां पे सारी कंट्रीज एक साथ रहेंगी, बट डोमिनेशन किसकी आ रही है, रशिया की डोमिनेशन आ रही है, इस चीज को समझना। ठीक है, आई होप क्लियर भी हो गया होगा इस एग्जांपल से। जो सोवियत यूनियन है, वो क्या करती है, सबसे ज्यादा पैसा अपना टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देती है। क्यों, यूएसएसआर की क्वालिटी से मैच करने के लिए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है। ठीक है, यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी और यूएसएसआर की मिलिट्री कैपेबिलिटी, देखो कुछ चीजें ऐसी थी जो यूएसए और यूएसएसआर में कंपैरिजन नहीं करी जा सकती थी। जो यूएसए और जो यूएसएसआर था ना, इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा सेम सी थी। ठीक है, अगर तुम एक जगह यूएसएसआर को रखो, एक जगह यूएसएसआर को मत रखो, यूएसए को रख लो, तो इन दोनों कंडीशन में इनकी जो मिलिट्री पावर्स थी वो सेम ही थी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये हार जाएगा वो हार जाएगा, मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी थी। बट सोवियत यूनियन वीकेंड कहाँ से होना शुरू हुआ, मेन इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिकल सब, जो वहां पे ना हुआ, एक हुआ अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ 1979 के टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी थी, वो काफी ज्यादा डाउन होती चली गई, वेस्ट के कंपैरिजन से काफी ज्यादा लो होने चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से यूएसएसआर काफी ज्यादा इकोनॉमी वाइज डाउन होकर चला गया। अब हम ये कह रहे हैं इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी, बट ये डाउन क्यों चले गया,
क्योंकि एक जगह पे पर्टिकुलर ये इनकी मिलिट्री कितनी हद तक ये संभाल के रखेंगे। मिलिट्री को भी मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी भी तो मेंटेन होनी चाहिए, वो इनकी मेंटेन है नहीं। क्यों? इंडस्ट्रीज हैं पर क्वालिटी नहीं है ना। लोग सामान किस चीज को खरीदेंगे? सस्ती चीज नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए ना। मेन मेन एजेंडा इज क्वालिटी। ठीक है। दूसरी चीज, मिलिट्री पे तुम इतना पैसा स्पेंड कर दे रहे हो, तुम्हारी जिससे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम मैच करने के लिए इतना पैसा खर्च कर दे रहे हो, सिटीजन्स की तुम नीड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और तुम कंट्री की इस पर्टिकुलर चीजों पे पैसा लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी मिलिट्री पावर डाउन होती जाएगी ना, क्योंकि कोई मिलिट्री में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है भैया हमें तो मर के ही आना है। ठीक है। ये बेसिकली कंसेप्ट था यूएसएसआर वालों का। अब हम देखते हैं गोरबाचेव। ठीक है। गोरबाचेव एक पर्टिकुलर लीडर था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का। एक जनरल सेक्रेटरी था 1985 में जो यूएसएसआर के अंदर आया था। और एक आपको पता है ये जो गोरबाचेव लेकर आया था ना रिफॉर्म्स इस वर्ल्ड यूएसएसआर के अंदर, इसको मेन रीजन माना जाता है किस चीज का? डिसइंटीग्रेशन का। यूएसएसआर में क्या कहते हैं कि यूएसएसआर में जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है? इस गोरबाचेव की वजह से हुआ है। अगर ये गोरबाचेव नहीं होता तो हमारे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो ऐसा नहीं है यार। अगर तुम पर्टिकुलर एरिया के अंदर इतने सारे क्या देख रहे हो, इतने सारे तुम ड्रॉबैक्स देख रहे हो जहाँ पे मेजोरिटी के कम्युनिस्ट पार्टी की गलती की वजह से हो रहे हैं, तो हम यूएसएसआर को तुम कह नहीं सकते ना कि यूएसएसआर की वजह से आपके गोरबाचेव की वजह से ही सारे यहाँ पर क्या हुए हैं, पावर डाउन चली गई है यूएसएसआर के अंदर गोरबाचेव की वजह से। वी कैन नॉट से इट। ठीक है। देखो, अपना झूठ छुपाने के लिए ना, अपनी गलती छुपाने के लिए सब दूसरों के ऊपर नाम लगा देते हैं। बेसिकली यही चीज यहाँ पे हुई थी। जो मिखाइल गोरबाचेव था, ये किससे बेस्ड था? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बेस्ड था। ठीक है। ये क्या था? जनरल सेक्रेटरी बना था यूएसएसआर के अंदर 1985 में। इसने क्या करा था ना, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आया। देखो, अब ऐसा नहीं है लोगों की इस गोरबाचेव से दुश्मनी है पर्सनली, नहीं, इसके रिफॉर्म्स से दुश्मनी थी। क्योंकि ये क्या चाहता था, जो हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, मतलब जो हमारे यूएसए हैं और जो यूएसएसआर है ना, ये दोस्ती कर लें आपस में। देखो, अब कहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर में कोई कंपेरिजन नहीं है, आपस में वॉर वगैरह होती है। बट ये क्या कह रहे हैं गोरबाचेव जी, ये कह रहे हैं कि तुम ना यूएसए के साथ दोस्ती कर लो। क्यों? क्योंकि वॉर वगैरह में कुछ रखा नहीं है, तुम दोस्ती करोगे तो चीजें मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस लेकर आने चाहिए वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आओ, रेवोल्यूशन लेके आओ, जिससे हमारी क्या हो, इकोनॉमी बूस्ट अप होने लग जाए। ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया रिलेशन, इन्होंने क्या कहा कि वेस्ट के साथ नॉर्मलाइज कर लो अपने रिलेशन। ठीक है। वर्ल्ड में बेसिकली यूएसएसआर के अंदर क्या लेकर आओ? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर आओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो रिफॉर्म्स लेकर आए, इसकी वजह से सोवियत यूनियन क्या हो गया? इफेक्ट हो गया, क्योंकि लोगों को ये रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं पसंद नहीं आए। ठीक है। लोगों का ये कहना था, देखो लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, बट एक डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो गए। ठीक है। एक देखो, एक ओपिनियन क्या हो गया, एक ओपिनियन देखो, ये ना जो गोरबाचेव थे, ये ना दो आइडियोलॉजीज के बीच में उलझ के रह गए। एक लेफ्ट, ठीक है, एक हो गया हमारा राइट। यहाँ मैं आर बना देता हूँ, नहीं तो तुम अगर वीडियो की पीपीटी देखोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है। एल और राइट, इन दो के बीच में उलझ गए। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाले ग्रुप्स थे, ठीक है, ये क्या कहते थे कि यूएसएसआर तो काफी ज्यादा तेजी से रिफॉर्म लेकर आ रहा है, हमें वर्क नहीं देखने को मिल रहा। राइट वाले क्या कहते थे, तो रिफॉर्म ही नहीं लेकर आ रहा है, इतने स्लो स्लो रिफॉर्म लेकर आ रहा है, क्या कर क्या रहा है ये चीजें यहाँ पर होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर का। ठीक है। इन जैसी सिचुएशंस की वजह से यूएसएसआर में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं। क्वेश्चन आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये पॉइंट लिख के आना, यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, सोशलिस्ट ब्लॉक में क्या होने लग जाती है, क्राइसिस होने लग जाती है। क्राइसिस मतलब वॉर जैसी सिचुएशन होने लग जाती है। देखो, जो पीपल थे ना ईस्टर्न यूरोप के, वो किसके पार्ट थे, सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या कि तुम कैसी गवर्नमेंट हो यार, तुम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, तुम कुछ कर तो रही नहीं हो, तुम हमारी जनता तो ऑब्वियसली घाटे में जा रही है। सिटीजन इज मस्ट, सिटीजन इज प्रायोरिटी फॉर ऑल द नेशंस। तो अब सिटीजन ही घाटे में जाएंगे तो नेशन डेवलप्ड कैसे होगा। ठीक है। यूएसएसआर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू अपनी दादागिरी दिखाता था। ठीक है। जिसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड था ना, वो धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि कंट्रीज को इंडिपेंडेंस चाहिए। अब देखो, ये यूएसएसआर है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा ड्रॉबैक्स में, सब ये यूएसएसआर का मैप थोड़ा बेकार बन गया, ठीक है, समझ जाओ। बट यहाँ पे क्या है, रशिया है। ठीक है। रशिया क्या है, डोमिनेट है हर वे में। ठीक है। हर पर्टिकुलर वे में रशिया क्या है, डोमिनेंस है रशिया की। अब ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं छोटी छोटी, या कोई और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं रशिया के अंदर,
वो क्या चाहेंगी, वो होना चाह रही हैं इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वो इस यूएसएसआर नाम के ग्रुप से, इस कम्युनिस्ट ग्रुप से कितना ज्यादा सप्रेस्ड हो चुके हैं। नाउ दे डिमांड फॉर द फ्रीडम, दे वांट इंडिपेंडेंस। ठीक है। दूसरी चीज क्या कहते हैं कि जो पॉलिसीज लेकर आया था गोरबाचेव, ठीक है, इसकी वजह से क्या होने लग गया, हमारा यूएसएसआर ढह गया। ठीक है। गोरबाचेव ने क्या करा, उन्होंने आइडेंटिफाई करा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को यूएसएसआर की। ठीक है। जिसकी वजह से यूएसएसआर में ना सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स उन्होंने लाने स्टार्ट करे। जैसे उनका क्या था इंटेंशन कि इकोनॉमी काफी ज्यादा बूस्ट हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशंस लाना स्टार्ट करे। बट जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी, ठीक है, वो एसोसिएटेड विद द मार्केट इकोनॉमी। देखो यहाँ पे उनको, उनका मतलब क्या है कि अगर वो ऐसे रिफॉर्म्स वगैरह लाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बूस्ट होगी, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे मिलना भेजना। बट जो अदर कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा, अपोज करा इन रिफॉर्म्स को, और उनकी वजह से कूप स्टार्ट हुई। मतलब उन्होंने एक थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट स्टार्ट करा 1991 में यूएसएसआर के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्रेट एक नए लीडर सामने आए, बोरिस येल्टसिन। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल समझो यहाँ पर। इन्हीं के आने के बाद सारी कंट्रीज क्या होने लग गई, धीरे धीरे मतलब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होने लग गई। ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, जो कूप आया था 1991 में यूएसएसआर के अंदर, ठीक है, ये कूप आया यूएसएसआर के अंदर 1991 में। बोरिस येल्टसिन ने क्या करा, इस कूप के अगेंस्ट ये आए। कूप इन द सेंस मिलिट्री थ्रेट वो नहीं चाहते थे, बट वो क्या चाहते थे, ओल्ड सिस्टम चाहते थे कम्युनिस्ट पार्टी का। बोरिस येल्टसिन आए, बहुत ज्यादा पॉपुलर इलेक्शन इन्होंने कराए रशिया वगैरह के अंदर, और इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा कूप के अगेंस्ट, और फिर से अपना कंट्रोल यूएसएसआर के अंदर जमा लिया। इन द सेंस यहाँ पर अब किसको हटा दिया गया है, गोरबाचेव को हटा दिया गया। अब पावर शिफ्ट हो गई। ठीक है। पावर कैसे शिफ्ट हुई, सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स, मतलब अब पावर रशिया से रिपब्लिक्स के थ्रू पावर शिफ्ट होने लग गई। स्पेशली जो यूरोपियन स्टेट्स थे, जो पार्ट थे सोवियत यूनियन के, उन्होंने क्या देखा खुद को, वो अपने आप को काफी ज्यादा सोवियत स्टेट्स के अंदर लेस फील कराने लग गए। ठीक है। अब यहाँ एक एग्जांपल से समझो, क्लास मॉनिटर वाले एग्जांपल से समझ लो। देखो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा तो इसी एग्जांपल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एग्जांपल मैं भी अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। ठीक है। ये एक रूम है, ये क्लास है समझो। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं यहाँ पर, क्लास मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर को पावर ज्यादा दे दी। ठीक है। समझ लो ये क्लास मॉनिटर कौन है, रशिया। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, ये कौन है, ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स के पार्ट है। ठीक है। ये अपने आप को क्या सप्रेस फील करने लग गए। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब हमारे लिए तो तुम कुछ बेनिफिट्स ही नहीं लेकर आ रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ, पावर में शिफ्ट टाइप का हो जा रहा है। मतलब कि लोग अब इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो पावर जब शिफ्ट होने लगी तो क्या हुआ, जो सेंट्रल एशिया था उसने कभी भी इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड नहीं रखी। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता था, ये सोवियत सिस्टम के अंदर ही रहना चाहता था। कौन? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये हम आगे मैं तुम्हें मैप में दिखाऊंगा कि एक्चुअली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं क्या। मतलब देखो जैसे तुम्हारा यूएसएसआर है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये आ गया हमारा यूएसएसआर का मैप। ठीक है। इस मैप के थ्रू समझ लो अब, एक सेकंड। हाँ देखो ये तुम्हारा यूएसएसआर का मैप है ना। ठीक है। इस मैप में, एक सेकंड मुझे कलर चेंज करने दो। इस मैप के अंदर ये हो गया आपका रशिया, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट किसका हो गया, रशिया का पार्ट हो गया। सेंट्रल एशिया मतलब ये आपका चाइना से लगता हुआ रीजन। ठीक है। चाइना के आसपास का रीजन, ये हो गया आपका सेंट्रल एशियन रीजन। और ये हो गया आपका ईस्ट यूरोपियन रीजन। इन चीजों को यार समझ लो, क्योंकि ये टर्म्स आएंगे फिर तुम समझ नहीं पाओगे, अरे ये ईस्ट यूरोपियन चीज क्या थी, ये वो समझ नहीं पाओगे, तो ये तुम्हारे लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। ठीक है। रशिया वाला एरिया कौन सा हो गया, दोबारा दिखा देता हूँ इसको इरेज करके। रशिया वाला एरिया, एज मैंने तुम्हें कहा, ये वाला एरिया, अरे इरेजर क्यों नहीं आई, एक सेकंड, ये इरेजर क्यों नहीं आ रही। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पेन लेके आ जाता हूँ पहले, ये इरेजर तो काम कर गई, चलो फाइनली। देखो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, ये वाला एरिया किसका है, रशिया का एरिया है ये पूरा। ठीक है। समझो चीजों को, ये रशिया। ठीक है। सेंट्रल एशिया है ये वाला तुम्हारा पर्टिकुलर एरिया हो गया। ठीक है। जहाँ पर तुम्हारे ये अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ये वाले एरिया आते हैं। ठीक है। ईस्ट यूरोपियन एशिया ये हो गया, जो यूरोप है ना उसका ईस्ट वाला एरिया, ये हो गया आपका ईस्ट यूरोपियन कंट्री। समझ आ गया, रशिया, सेंट्रल एशिया और एशिया, मतलब ईस्ट यूरोप, ईस्ट एशिया वाला एरिया। ठीक है। अब एक एक जस्ट सेकंड रुको, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। ठीक है। देखो
अब यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी ना, वो नहीं चाहती थी इंडिपेंडेंट होना। क्यों? देखो उनके पास एक मेन रीजन ये था कि उनके यहाँ जो ना एनर्जी रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो उनको पता था कि हम इंडिपेंडेंट अगर हो जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज कौन यूज करेगा। यूएसएसआर के अंदर तो हमारे रिसोर्सेज यूज भी हो रहे हैं, अगर उनके रिसोर्सेज यूज भी होते ना तो बेसिकली उनके पास घाटा क्या आ जाता कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते तो क्या क्या पता रशिया उनको अपने अंदर ले लेता, डोमिनेट कर लेता उनकी पावर्स को, फिर वो सारे रिसोर्सेज रशिया के पास आ जाते, इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते थे। ठीक है, जो लीडरशिप था येल्टसिन का, वो कब आया था? दिसंबर 1991 में आया था। जब वो आया तो 1991 में क्या हुआ? रशिया, समझो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, वो क्या हो गए? उन्होंने अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने क्या कहा? हम अपनी पावर्स को डिसबैंड करते हैं, अब हम अलग हैं, हम कोई यूएसएसआर वगैरह का पार्ट नहीं है, हम पर्टिकुलर हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हम रशिया है, हम यूक्रेन है, हम बेलारूस है। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की वो भी बैन हो गई, क्योंकि देखो मेन कौन हेड था इस पर्टिकुलर गेम का, इस पर्टिकुलर बिग बॉस का हेड कौन था? बिग बॉस थे, और यहाँ पे बिग बॉस कौन था? रशिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो सोवियत पार्टी थी ये भी बैन हो गई। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी एडॉप्ट कहाँ पे हुई? सोवियत रिपब्लिक्स के अंदर। मतलब जो रशिया और ये बेलारूस और अदर यूक्रेन से अलग जो कंट्रीज थी, ये क्या होने लग गई? ये इन्होंने अपने एरिया में कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब ये अब जितनी भी कंट्रीज जो अलग थी ना यूएसएसआर, अभी डिफरेंट हो गई। अभी जो यहाँ पे आपका जो डेमोक्रेसी चल रही थी ना, इस डेमोक्रेसी से ना सभी परेशान हो गए थे। इसलिए अब सब क्या लेकर आए थे अपने लिए, अपनी कंट्रीज के लिए ये लेकर आए थे हमारा कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। ठीक है, अब जो अलग अलग कंट्रीज थी, जैसे जिन छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी ऑब्वियसली नहीं बन सकती, तो इस सिचुएशन में इन कंट्रीज ने क्या करा? इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, जो इस्टेब्लिश कब हुआ? 1991 में। अब देखो यहाँ पे ना इस 1991 को डेट को याद कर लो, क्योंकि इंडिया वाली बुक में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे ये डेट आपको काम आएगी। जैसे इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन है, उसमें जब आप पढ़ोगे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो वर्ल्ड हमने इंडिया ने क्या करा था? अपने एक्सटर्नल ट्रेड्स को स्टार्टअप करा था। ठीक है, तो ये 1991 को याद कर लो। जब ये 1991 में क्या हुआ था? ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का। ठीक है, जिसमें जो रशिया था ये क्या बना था? सक्सेसर बना था सीआईएस का। सीआईएस मतलब कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, बेसिकली यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया था, और बेसिकली जो सीआईएस थी, मतलब जैसे जो यूएसएसआर थे इसमें जो छोटी छोटी कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया सीआईएस, उसका जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? रशिया ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। काफी इजी चीजें हैं यार, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज को फॉलो करो। आई यू कैन ट्रस्ट मी, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने 12th क्लास में। चीजों को एक बार रिवाइज करते हुए चलें तो हमने क्या देखा? क्राइसिस देखी सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही थी? इंडिपेंडेंस की अब डिमांड रख रही थी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी? पॉलिसीज जो गोर्बाचेव लेकर आया था उसकी वजह से लोगों ने क्या कह दिया कि गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म लेकर आया उससे हमें क्या हुआ? डेमोक्रेसी हमें अच्छी लगी। उन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी का स्वाद कर लिया था, उन्हें पता चल गया था कि हाँ डेमोक्रेसी होती है, तो लोगों के पास फ्रीडम टाइप की आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा? जो अपोजिटर्स थे इसके गोर्बाचेव के, उन्होंने मिलिट्री कूप स्टार्ट करा, जिसकी वजह से गोर्बाचेव की पावर खत्म हो गई। ठीक है, जिसके बाद आता है बोरिस येल्टसिन। बोरिस येल्टसिन जब आता है तो क्या होता है? जो रशिया, बेलारूस और यूक्रेन है वो क्या हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पावरफुल तो थे ही, बट अपने आप को यूएसएसआर से क्या कर देते हैं? अलग डिक्लेयर भी कर देते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं? ये यूएसएसआर सोवियत यूनियन अब डिसबैंड हो चुका है, हम पर्टिकुलर हमारी खुद की आइडेंटिटी है। कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी डिसबैंड हो चुकी, और अदर्स जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थे, मतलब जो अलग स्टेट्स थे, वो क्या बना लेते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लेते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज का एक साथ रहने वाला ग्रुप, जिसमें क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी और कैपिटलिज्म सिस्टम होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी इजी था, कुछ ऐसा चीजें नहीं थी इसमें टफ जो समझ ना आई हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक पर, जो है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अभी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में ना ये कुछ कॉजेज हैं, बट जो मेन जिसे हम कहते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन से पहले, वो है आपका फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक है, देखो अब हमने ये चीज पढ़ ली कि हमारा सोवियत यूनियन क्या हो चुका है? डिसइंटीग्रेट हो चुका है, डिसबैंड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल क्या है? एक टाइप का सिंबल है। ठीक है, सिंबल क्या है कि अब जो ये यूएसएसआर है ना ये खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब इस वॉर को तोड़ा गया था ना, इस वॉल को, ये इस चीज को सिंबलाइज करा गया था कि ये जो यूएसएसआर है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, ये इस चीज को समझना। ठीक है, फॉल ऑफ, ये आपके है ना एनसीईआरटी में ना स्टार्टिंग में दे रखा है फ्रंट पेज पर
ये काफी ज्यादा गलत कर रखा है उन्होंने। इस चीज को ना फ्रंट पेज पे नहीं देना चाहिए, ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद टॉपिक देना चाहिए, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो आप रिलेट कर पाओगे कि बर्लिन वॉल में ऑब्वियसली क्या है। अब स्टार्टिंग में लगा दे, यहाँ सीबीएसई वालों ने बच्चे कंफ्यूज हो गए, स्टार्टिंग में इसको पढ़ लिया बर्लिन वॉल क्या थी, फिर पूरे चैप्टर ढूंढते ही रह गए अरे बर्लिन वॉल कहाँ काम आई। बर्लिन वॉल काम कहाँ पर आई, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस चीज को सिंबलाइज किस चीज ने करा, बर्लिन वॉल ने करा। क्यों, जब बर्लिन वॉल के लोगों ने इस बर्लिन वॉल को तोड़ा, ठीक है। अब समझते हैं बर्लिन वॉल क्या थी। बेसिकली ये बर्लिन वॉल क्या थी, ये डिवीजन था किस चीज के बीच में, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड में। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड का एक टाइप की वॉल थी, जो क्या दर्शाती थी कि हमारा वर्ल्ड है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, ठीक है। ये बनी कब थी, ये 1961 के अंदर ये वॉल को बनाया गया था। ये ना इस पूरे स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना यार, क्योंकि क्वेश्चन अगर बर्लिन वॉल से आ गया या अगर आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से आ गया और उसमें ये टर्म्स को छुपा दिया गया, ये लिखा ही नहीं गया 1961 में बनी थी, 150 किलोमीटर की थी, 28 ईयर तक खड़ी रही थी, कब टूटी थी, एक पैराग्राफ काइंड ऑफ इन्होंने अगर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ सोर्स टाइप का पूछ लिया तो उन्हें आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर में अगर कॉजेस पूछ लिए, सिंबलाइज पूछ लिया, तो यू कैन ऐड दिस थिंग ऑल्सो ना, ठीक है। बेसिकली पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बर्लिन वॉल, ये वाली है जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये है आपकी बर्लिन वॉल, ठीक है। अब देखो ये बर्लिन वॉल कब बनी, 1961 में बनी। ये सेपरेट किसको करती है, ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। बर्लिन एक एरिया है, ठीक है, ये पूरा बर्लिन सिटी हो गई, इसके अंदर से ये वॉल यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है। सेपरेट किसको कर रही है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, ठीक है। जो आपका वेस्ट बर्लिन वाला एरिया है वो यूएसए है, ईस्ट बर्लिन वाला यूएसएसआर है, ठीक है। ये क्या वॉल वॉल थी, ये 150 किलोमीटर की लॉन्ग वॉल थी, समझ रहे हो, 150 किलोमीटर, मतलब इसको बनाने में कितने दिन लगे होंगे ये सोचो यार। 150 किलोमीटर की लॉन्ग वॉल थी ये। कब तक खड़ी रही है वॉल, 28 ईयर्स तक स्टूड रही, खड़ी रही, ठीक है। फाइनली इसको ब्रोक कब करा गया, 1989 में ब्रोक करा गया, ठीक है। जब क्या हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, बट वॉल को तोड़ना स्टार्ट करा गया। मतलब ये क्या दर्शाया यहाँ के लोगों ने कि अब हम ये यूएसएसआर नाम की बला को हटा रहे हैं, अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को भी याद कर लेना, जो 1981 में ये क्या सिंबलाइज करा गया था कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड का क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। एक चीज याद रखना, ये जो बर्लिन वॉल किसी मशीन क्रेन वगैरह ने तोड़ी थी, खुद लोगों ने अपने हक के लिए इस वॉल को तोड़ा था, क्योंकि वो लोग भी अब इस कम्युनिस्ट नाम की पार्टी, कम्युनिस्ट नाम की बला से परेशान हो चुके थे। ये हैं वो लोग जिन्होंने इस बर्लिन वॉल को तोड़ा, ठीक है। ये मैं चीजें यहाँ पे इसलिए लेके आया क्योंकि तुम कनेक्ट कर सको, तुम अपने माइंड में एक पिक्चर बना सको कि उस टाइम पे हुआ क्या था। देख रहे हो ये बंदा दीवार कूद के आ रखा है पूरी इस बर्लिन वॉल को तोड़ने के लिए, तो कितना बढ़िया सीन रहा होगा ये ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बेसिकली कॉज क्या था इस डिसइंटीग्रेशन का, जो बर्लिन के अंदर हमें देखने को मिला था, कि ये इफेक्ट क्या थे, एक्चुअल इफेक्ट जो हमें देखने को मिले थे इस डिसइंटीग्रेशन के टाइम पर। देखो अब बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉज थे, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया था यूएसएसआर का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो ये चैप्टर ना थोड़ा लंबा भी जा सकता है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना है यार, देखो क्योंकि चैप्टर ऑब्वियसली थोड़ा लंबा है, ठीक है। बुक में भी आप देखोगे तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजन जिसकी वजह से जो मेनली रिस्पॉन्सिबल थे डिसइंटीग्रेशन के लिए, गोर्बाचेव के, ठीक है। देखो इस गोर्बाचेव सॉरी कह रहा है यूएसएसआर के अंदर, ठीक है, जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत यूनियन के अंदर, वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो भी दब चुकी थी। देखो इंटरनल वीकनेस आ गई, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की भी कमी हो गई, ठीक है। लोग क्या हो गए वहां पे, बेरोजगार हो गए, ठीक है। इकोनॉमी थी जो सोवियत यूनियन की, वो क्या हो गई, स्टैग्नेंट हो गई, मतलब ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, मतलब कुछ इंक्रीज ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गई, कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई, मतलब लोगों को खाना भी नहीं प्रोवाइड हुआ अच्छे से, और डिसबिलीफ हो गया, मतलब लोगों को एक डाउट टाइप का हो गया कि ये एरिया सर्वाइव भी कर पाएगा जिस एरिया में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होने लग गए, उनके रिसोर्सेज में, अपने न्यूक्लियर पावर्स और मिलिट्री पावर्स को मेंटेन करने में, जिसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, ठीक है। जो सैटेलाइट थी स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोप की जो सैटेलाइट स्टेट थी, वो भी सोवियत सिस्टम से परेशान होकर लग गई, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक यूएसएसआर को संभालने का एक बर्डन टाइप का आ गया, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन, देखो यूरोप तो एज अ नेशन अच्छा था, बट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो इस यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर वहां पर आई थी, उनके लिए सिस्टम काफी ज्यादा बेकार उनको साबित करा गया। ऑर्डिनरी जो सिटीजन थे
वो काफ़ी अवेयर होने लग गए इकोनॉमिक एडवांसमेंट के बारे में। किसके? वेस्ट के। मतलब उन्हें यूएसए के बारे में पता लगने लग गया कि अरे यार ये यूएसएसआर तो कितना अच्छा है और ये यूएसएसआर कितना बेकार है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छा था यार। ठीक है, वहाँ की जो पार्टी थी वो क्या होने लग गई? ब्यूरोक्रेट होने लग गई। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड कर रही। 70 ईयर से तुम्हारी एक ही पार्टी है, सारा सिस्टम एक ही सिंगल हैंडेडली फॉलो हो रहा है। करप्शन वहाँ हो रहा होगा, गवर्नमेंट की जो मर्जी है वो कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने हिसाब से रूल कर रही है, जिसकी वजह से उनका सिटीजन्स का जो सपोर्ट है वो उन लोगों ने खो दिया। गोर्बाचेव रिफॉर्म जो लेकर आया उसके लिए कहते हैं कि वहाँ का जो मेन रीजन यही है कि गोर्बाचेव लेकर आया रिफॉर्म, जिसकी वजह से वहाँ के क्या होने लग गया, वहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया? पार्टी को डिसबैंड कर दिया और यूएसएसआर को छोड़ के चले गए। गोर्बाचेव को इसलिए ही बहुत ज़्यादा मेन रीज़न माना जाता है। देखो कुछ लोग वहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया, डिसअपॉइंट थे कि जो हमारा गोर्बाचेव वो रिफॉर्म जल्दी लेकर आ रहा है। कुछ कह रहे हैं बहुत धीरे-धीरे लेकर आ रहा है। स्पेशली जो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको क्या लगा कि ये जो प्रिविलेजेस हैं ये गोर्बाचेव सिटीजन्स को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है और हद में भी वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्हें लगा कि ये गोर्बाचेव को हटाओ। देखो गोर्बाचेव के लिए ना ये सारा सिचुएशन एक काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर हो चुका था। टग ऑफ वॉर का मतलब कि मतलब आपने देखा है दो लोग पर्टिकुलर एरिया में खड़े होते हैं, एक रस्सी यहाँ से खींचता है, एक रस्सी यहाँ से खींचता है। तो ये एक काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि कोई कह रहा है रिफॉर्म्स ज्यादा जल्दी ला रहा है, कोई कह रहा है रिफॉर्म्स कम ला रहा है। ठीक है, वहां के लोगों को रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे, तो अब बेचारा गोर्बाचेव करे तो क्या करे। ठीक है, अनदर एक सबसे मेन रीजन वहां क्या था? लोगों को नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई, देशभक्ति की भावना, कि अब हमें पर्टिकुलर रीजन चाहिए अपने। ठीक है, जिसकी वजह से जो रशिया था, यूक्रेन था, बाल्टिक रिपब्लिक्स थी, देखो एक सेकंड को, बाल्टिक रिपब्लिक्स के अंदर कौन सी एरियाज कंट्रीज आती हैं? बाल्टिक रिपब्लिक्स के अंदर आती है हमारी इस्थोनिया, लताविया और लिथुनिया। ठीक है, ये एक बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, एक ये पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर। ठीक है, जिस एरिया के अंदर कौन आता है? हमारा ये बाल्टिक रिपब्लिक वाले कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म की भावना जागरूक हो गई, लोगों को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने क्या डिमांड करी? अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड रखी, और जिसकी वजह से बाल्टिक रीजन और रशिया वाले रीजन, यूक्रेन और जॉर्जिया वाले रीजन, उन्होंने क्या करा? अपने आप को इस एरिया से हटा दिया और सेंट्रल एशिया को क्या कर दिया? एक वहाँ पे देखो, अब वहाँ के जैसे यूक्रेन, रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, ठीक है, जॉर्जिया, ये क्या होने लग गए? अलग होने लग गए, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया को काफी लगा एलिनेटेड होना पड़ गया। मतलब वही एक बचा था यूएसएसआर में, तो वो भी ऑब्वियसली हट गया और यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसबैंड हो गया। ठीक है, समझ आ गया? काफी ज्यादा बेसिक चीजें जो हम पूरा स्लाइड में पढ़ के आए हैं, काइंड ऑफ उसी का समराइज्ड वे है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस डिसइंटीग्रेशन के। अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, बेसिकली वर्ल्ड पर इफेक्ट क्या पड़ा। अब हम आपके हुआ क्या बेसिकली, अब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब वहाँ पे चीजें कैसे वर्क करने लग गई, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस क्या था यहाँ पे? क्या हो रहा था? जो कोल्ड वॉर थी ना वर्ल्ड में, एक ये काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, देखो इस सिचुएशन को तुम समझो, ये पूरा यूएसए है, ठीक है, ये यूएसएसआर है। ठीक है, इनके बीच क्या चलता था? कंपटीशन चलता था कि कौन आगे चलेगा। अब ये क्या होने लग गया? ये चीज कंपटीशन खत्म हो गया, ये कोल्ड वॉर काइंड ऑफ खत्म हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि जो ये कोल्ड वॉर था ना, ये किस पे था? आइडियोलॉजी डिस्प्यूट थे इनके बीच में कि सोशलिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म अच्छा है। अब ये चीज क्या होने लग गई? खत्म होने लग गई। अब ये आर्म रेस थी, ये क्या होने लग गई? खत्म हो गई फाइनली, कि अब कोई भी बचा ही नहीं। अब यूएसएसआर तो बचा ही नहीं, तो यूएसएसआर यूएसए की हेजेमनी आ गई, और अदर जो कंट्रीज हैं, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये तो ऑब्वियसली सुपर पावर्स इनकी है। ठीक है, अब वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स थे कंट्रीज के बीच में, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में वो भी चेंज होने लग गए। क्यों? क्योंकि जो पावर्स इक्वेशंस थी वर्ल्ड के अंदर वो चेंज होने लग गई। जैसे कि वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो गई हैं वर्ल्ड में, या तो वर्ल्ड क्या है? यूनिपोलर है या मल्टीपोलर है। अब बायपोलैरिटी तो है नहीं, बायपोलर वर्ल्ड है नहीं। अब ये चीज़ खत्म हो गई कि बायपोलैरिटी, दो पावर्स के बीच में डोमिनेशन खत्म हो गया। या तो अब वर्ल्ड मल्टीपोलर कह सकते हैं हम, या अब हम यूनिपोलर कह सकते हैं। यूनिपोलर यूएस हेजेमनी के केस में कहेंगे। एज अ रिजल्ट यूएस क्या बन गया था? एक सोल सुपर पावर बन गई थी वर्ल्ड में, जिसको कोई भी आज के टाइम पे बीट करने वाला नहीं था। और वो किस चीज को सपोर्ट करता था? कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था। जिसकी वजह से जो कैपिटल सिस्टम था वर्ल्ड के ऊपर क्या होने लग गया? डोमिनेट होने लग गया, और इसकी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। अब इन सिचुएशन में तुम्हें एक बार को लगा होगा कि ये चाइना, इंडिया वाले नेशन और ये अदर नेशन क्या करते होंगे। देखो इस टाइम पे ना ये सारे नेशन क्या थे? कॉलोनाइज्ड थे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यूएसए काफी ज्यादा, यूएसए की हेजेमनी थी ये सब। ठीक है, समझ गया? देखो इंस्टीट्यूशन अब हम देखते हैं। इंस्टीट्यूशन जो थे जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, इंटरनल मॉनेटरी फंड, ये क्या बन गए? एक पावरफुल एडवाइजर बन गए, जो क्या करेंगे? जो कंट्रीज नई नई बन रही हैं, मतलब
ये अलग हो रही है यूएसएसआर से, उनको क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ये क्या कर सकें, अपना ट्रांजिशन कर सकें किसमें, कम्युनिस्ट टू कैपिटलिस्ट में। ये काफी ज्यादा रोल मॉडल प्ले करता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। एमरजेंस होने लग गया नई कंट्रीज का, क्यों, देखो एंड हो गया सोवियत ब्लॉक का सिस्टम, एंड हो गया, अब सोवियत ब्लॉक, ठीक है, खत्म हो गए, जिसकी वजह से नई कंट्रीज इमर्ज हुई जो यूएसएसआर के अंडर थी, इंडिपेंडेंट बनती गई, ठीक है, जैसे बाल्टिक स्टेट, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अलग होने लग गई, ठीक है, यूरोपियन यूनियन फॉर्म होने लग गया, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जैसे नाटो फॉर्म हो गई, किसके अंदर, यूएस के अंदर। तो ये क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में फॉलो अप हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, डिफरेंट नई नई कंट्रीज भी क्या हो रही हैं वर्ल्ड में इमर्ज हो रही है। जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी वो क्या करना चाहती थी, इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहती थी, क्यों, क्योंकि उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जैसे मैंने आपको बताया उनके पास क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज से, इसलिए उन्होंने क्या करे, अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइज रखे वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ, ताकि उन्हें क्या मिलता रहे, उनको भी थोड़ा, हम कह सकते हैं कि बेनिफिट मिलता रहे। जो इंटरनेशनल एरिना था वर्ल्ड में, वो नए प्लेयर के साथ, मतलब अब कंट्रीज नई नई इकोनॉमी, पॉलिटिकल, नई नई डिफिकल्टीज को फेस करने लग गई थी, ठीक है, डिफिकल्टी फेस करना इन द सेंस कि एक नया सिचुएशन वर्ल्ड में आ गई थी, अब एक नए वर्ल्ड में नई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होने लग गई थी, डेवलप्ड होने लग गई थी, ठीक है, ये देखा हमने इस एरिया में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है शॉक थेरेपी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉक थेरेपी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड व्हाट आर दिस कॉन्सिक्वेंसेस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसको करके नहीं आते हैं। शॉक थेरेपी देखो होता क्या है, मैंने क्या कहा कि यूएसएसआर खत्म हो गया, वर्ल्ड के अंदर मैंने क्या तुम्हें बताया कि लोग अब क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को लेकर आते हैं, कैपिटलिज्म को लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये शॉक थेरेपी है क्या, शॉक थेरेपी एक ट्रांजिशन है, ठीक है, शॉक थेरेपी क्या है, एक ऐसा ट्रांजिशन है जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ देखने को मिल रहा है। यही क्या है, एक शॉक थेरेपी है, मतलब एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें क्या हो रही है, वर्ल्ड में पावर्स रिलेशन चेंज हो रही है, वर्ल्ड में कम्युनिज्म से कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी कंट्रीज में आ रही है। ये कहाँ पे हमें देखने को मिला, रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यहाँ पे क्या आई, कैपिटलिस्ट आई, और इनका जो सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ वर्ल्ड बैंक और इमोटल फंड के थ्रू, ठीक है, आईएमएफ के थ्रू, ठीक है। जो ये कंट्रीज थी ये क्या करती थी, इन्होंने टोटल शिफ्ट करा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनी बनाई, जिसकी वजह से इनके जो कंप्लीटली रूटिंग हुई, रूटिंग इन द सेंस कि इन्होंने शुरुआत करी एक नई बदलाव की, एक नई चेंज की, इन लोगों ने बेसिकली क्या करा, नई शुरुआत करी, ठीक है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ सोवियत यूनियन पीरियड के अकॉर्डिंग। अब इस फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के, समझ आ गया शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी एक बेसिकली एक ट्रांजिशन था, किससे, कम्युनिस्ट टू कैपिटलिस्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो प्राइवेट ओनरशिप है वो क्या हो रही है, डोमिनेंट पैटर्न हो रही है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की, ठीक है, वहां पे क्या है, अब हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, जिसमें क्या हो रहा है, जो ओनरशिप पैटर्न है वो इमीडिएटली ब्रॉट अप हो रहा है, मतलब कि एक नया ओनरशिप, मतलब लोगों के पास क्या है, अब प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट जॉब है, तो ये क्या है, एक इमीडिएट बढ़िया चीज है। कलेक्टिव जो फार्म्स थे अब वो कोऑपरेटिव फार्मिंग में चेंज होने लग गए, मतलब कलेक्टिव इन द सेंस में हम बात क्या करें, देखो क्या हो रहा है, कलेक्टिव मतलब जब गवर्नमेंट बेस्ड फार्म्स हो रहे हैं, मतलब जिसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्रॉप वगैरह उगानी पड़ेगी, बट अब प्राइवेट फार्मिंग में क्या हो रहा है कि लोग अपने प्राइवेट फार्म्स कर रहे हैं, जो उनका मन है वो एग्रीकल्चर में ग्रो अप कर रहे हैं। जो ये ट्रांजिशन था ये एक काइंड ऑफ थर्ड वे था, जिसमें क्या हो रहा है, स्टेट कंट्रोल कर रही है विदाउट सोशलिज्म और कम्युनिज्म के, ठीक है, समझ आ गया, आई होप आ गया हो, ठीक है, नहीं आया तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं। जहां भी आपको जो भी लगता है समझ नहीं आया या पीपीटी में कुछ कमी रह गई या एनीथिंग दैट यू वांट टू एक्सप्रेस, यू आर फ्री टू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, बट मेंटेन डिग्निटी। ऐसा नहीं है कुछ जो मन में आ रहा है वो लिख के जा रहे हो, जो चीज़ जेन्युइन है वो लिख के जाओ, ठीक है। आई डोंट वांट एनीथिंग दैट रिलेटेड दैट हेट मी रिगार्डिंग माय कंटेंट, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी मतलब देखो, एक जो इकोनॉमी थी वो एक टाइप ऑफ डिजास्टर के थ्रू आई, मतलब जो रशिया में क्या था, लार्ज इंडस्ट्रीज थी, वो क्या करता था, लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, वो क्या हो गए थे, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए थे, मतलब जो 90% ऑफ इंडस्ट्रीज थी ना, उन्हें सेल के अंदर डाल दिया गया। क्या हुआ रशिया के अंदर, देखो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में चेंज अप आ रहा है, ठीक है। अब
इस चीज में लाने के लिए जो रशिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ द क्या है इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज को क्या डाल दिया गया सेल में, कि मतलब आओ हमारी इंडस्ट्रीज को खरीद लो और अपना बिजनेस अपने हिसाब से रन करो। तो ये चीज कहाँ हुई, रशिया के अंदर हुई। रशिया के अंदर 90% ऑफ इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेल के अंदर डाल दिया गया, जिसकी वजह से जो कंपनीज थी उन वो क्या होने लग गई, रिकंस्ट्रक्ट होने लग गई और मार्केट में जबरदस्ती उन इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू कर दिया गया, जिसके तहत जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो अपनी खुद क्या ला रही थी, अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेकर आ रही थी। देखो इसको हम क्या कहते हैं, इस बड़ी सी इंडस्ट्री सेल को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट गेराज स्केल इन द इंडस्ट्री। मतलब वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि 90 से ज्यादा परसेंट इंडस्ट्रीज को सेल में डाल दिया गया। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट गेराज सेल इन इंडस्ट्रीज। मतलब जिसमें जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या हो रहा है, अनवैल्यूएबल प्राइस में क्या कर दिया जा रहा है, सोल्ड अवे, मतलब फेंक दिया जा रहा है एक तरीके से। मतलब देखो एक कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि उससे वो क्या कर सकती है, डेवलप्ड कर सकती है अपने रीजन को, ठीक है, अपने एक्सपोर्ट कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है मटेरियल्स का, तो उसके लिए वो कितनी बड़ी चीज है। अब उसी चीज को तुमने ऐसे इतने कम प्राइस में फेंक दिया, अनवैल्यूएबल प्राइस में तुमने उसे सोल्ड कर दिया। तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट गेराज सेल है, जिसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की कदर नहीं करी गई, खाली फेंक दिया बस, ठीक है। इसमें जो सिटीजन थे उन्हें वाउचर दिए गए इस लार्जेस्ट गेराज स्केल इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। जो भी इस जिनके पास ये वाउचर होगा वो इस सेल में क्या कर लेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, और जिनके पास जो वाउचर्स नहीं थे वो ब्लैक में पाउचर वाउचर्स खरीद रहे थे और इस सेल में पार्ट ले रहे थे, ठीक है। अब जिस नेक्स्ट चीज क्या हो, डिक्लाइन हो गई रशिया की करेंसी में। रशिया की करेंसी क्या है, रूबल, ठीक है। जो रशिया की करेंसी थी वो क्या होने लग गई, डिक्लाइन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया, लोग अपनी कंट्री अपने प्राइवेट खुद चला रहे, नई नई करेंसी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, काफी ज्यादा उनकी जो करेंसी थी उसमें डिक्लाइन आने लग गया। रशिया अपनी सेविंग्स को लॉस्ट करने लग गया, जो कलेक्टिव फार्म थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, मतलब उन्होंने क्या करा, अपनी मर्जी की क्रॉप ग्रोन करने लग गई, जिसकी वजह से जो रशिया से जो फूड इंपोर्ट वगैरह होता था वो भी बंद होने लग गया, ठीक है। जो रियल जीडीपी थी रशिया की 1999 की, वो काफी ज्यादा कम थी कंपैरिजन टू 1989 की, ठीक है। उनका जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अल्टरनेटिव प्लेसेस में जो भी उनका ट्रेड वगैरह होता था वो खत्म हो गया, क्योंकि कंट्री से आप देखो इंडिपेंडेंट होगी ना। अब यूएसएसआर की बात करो तो उसमें कितनी सारी सेंट्रल एशिया में डिफरेंट कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन में अलग कंट्रीज, रशिया तो एक, रशिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। अब वहां पे प्राइवेटाइजेशन आया तो लोग अपनी मर्जी का काम करने लग गए, पहले गवर्नमेंट के अंडर थे तो एक एक ही चीज हर जगह फॉलो होती थी। अब लोग अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं तो तुम्हें पता है अपनी मर्जी का करेंगे तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज होंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम होगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या हुई, सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब वहां पर क्या होने लग गई, सिस्टमेटिकली सोशल वेलफेयर डिक्लेन होने लग गई, लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सब्सिडीज भी नहीं प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से लोग क्या थे, पॉवर्टी जैसी कंडीशंस के अंदर आ गए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी और लोग किसके अंदर आ गए थे, पॉवर्टी जैसी सिचुएशंस के अंदर आ गए थे। मिडिल क्लास को पुश्ड करा गया, कैसी सोसाइटी, देखो पहले क्या होते थे, दो सेक्शंस होते थे, एक होता था पुअर, एक होता था रिच। अब क्या हो रहा है, जो रिच वाला है वो मिडिल क्लास के थ्रू आता जा रहा है, क्यों, क्योंकि मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम तो चला गया ना, ठीक है। इसकी वजह से, जिसकी वजह से लोग क्या होने लग गए थे, माइग्रेट भी कर रहे थे दूसरी से, एक जगह से दूसरी जगह। अब माफिया का इमरजेंस हो गया। माफिया मतलब एक ऐसे लोग होते हैं, गुंडे गर्दी वाले लोग, ठीक है, उनका इमरजेंस होने लग गया, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वो पार्ट ले रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लैक मनी के थ्रू क्या कर रहे थे, लार्जेस्ट गिरा स्केल के अंदर आ रहे थे। जो पोस्ट सोवियत स्टेट थी, स्पेशली जो रशिया थी, वो डिवाइड होने लग गई, मतलब बिटवीन, अनलाइक अर्लियर सिस्टम देयर वाज नो ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फॉर द पीपल। मतलब देखो रशिया के लोग भी काफी ज्यादा परेशान होने लग गए, माफिया के इमर्ज हो गया, मतलब गुंडागर्दी इमर्ज होने लग गई। लोग क्या कहने लग गए कि भैया यहाँ पे तो इन लोगों से तो कुछ होगा नहीं, अब हम अपना सिस्टम चलाएंगे और अपने हिसाब से वर्क करेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वहां पे काफी ज्यादा कमी हो गई। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब कहने के लोग वहां पे कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, पर डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए यार कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर्स भी तो होते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है तुम नारे लगा रहे हो, डंके बजा रहे हो, हम डेमोक्रेसी करेंगे, डेमोक्रेसी करेंगे, डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक हो रही है, तो इस डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं हुआ ना बेसिकली। तो इस पैराग्राफ में यही समझाया गया कि कौन सी ऐसी ऐसी एरियाज थे जहाँ पे जो कंट्रीज थी वो क्या होने लग गई थी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वहां पे कमी होने लग गई थी। देखो जो कंस्ट्रक्शन था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, उसे
प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई, प्रॉपर प्रायोरिटी नहीं दी गई, एक हवा में ले दिया, अरे हाँ डेमोक्रेसी है। जिसमें क्या हुआ, देखो रशिया के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना, मतलब पावर सबसे ज्यादा किसको दे दी गई, प्रेसिडेंट में। बल्कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर सबसे ज्यादा किसको दी जाती है, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, वहां पे क्या हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, प्रेसिडेंट को क्या दे दी, पावर ज्यादा दे दी, पार्लियामेंट वहां पे वीक चला गया। सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट था उसको भी ज्यादा पावर दे दी, उसने क्या करा, काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गया। क्यों अथॉरिटेटिव हो गया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट था तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का, उसने क्या करा, पहले तो अपनी पावर को 10 साल के लिए एक्सटेंड करा, पहले तो अपनी पावर को क्या करा, 10 साल के लिए एक्सटेंड करा, देन अनदर 10 ईयर्स के लिए उसने फिर से अपनी पावर को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे लोग अपोजिशन करने लग गए, जुडिशरी स्ट्रक्चर वहां पे था ही नहीं। ठीक है, जैसे हर कंट्री में डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, उन वाले एरियाज में जुडिशरी को रखा ही नहीं गया। मतलब ये कैसी डेमोक्रेसी है यार, कहने को तो तुम डेमोक्रेसी कर रहे हो, फिर तुम कर क्या रहे हो। तो या तो डेमोक्रेसी का नाम ही मत दो ना, अपनी कोई गवर्नमेंट का नाम बना लो। इस इन जैसी सिचुएशन के लिए अदर कंट्रीज भी क्या कहेंगी, अरे भैया हम तो डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो रही है। ठीक है, विद दिस शॉक थेरेपी और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। काफी इजी टॉपिक है। ठीक है, इसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सो चलो हम देखते हैं टेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक अब। ठीक है, टेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं। तो टेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो सोवियत रिपब्लिक्स वाली जो स्टेट्स थी वो क्या होने लगी, उनके एरिया, उनके बिटवीन ना कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, सिविल वॉर्स होने लग गए। क्यों, क्योंकि उनका ना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया आउटसाइड ऑफ पावर, मेनली उनकी जो सिचुएशन थी ना काफी ज्यादा वर्स्ट होने लग गई और कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई। अभी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो सोवियत से जब सिस्टम था तो सब एक साथ रह रहे थे, अब वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो गए। सपोज ये जितना भी चेस की यहाँ पे तुम्हें ये स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं, ये सपोज एक साथ थे, अब ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चेस का स्ट्राइक, ये अलग स्ट्राइक, तो ये जो इन रीजन्स हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गए, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ठीक है, और क्या होगा, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये मैं एक एग्जांपल के लिए लाया ताकि तुम समझ जाओ। ठीक है, तो मतलब अब देखो, अब ये सब एक साथ रह रहे हैं और अब ये यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होंगे तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना रीजन्स में। ठीक है, जहाँ तुम एक साथ रह रहे हो, अब वहाँ तुम अलग अलग हो गए, तो रीजन्स में बिटवीन द नेशंस तो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा ही ना, ऑब्वियसली। ठीक है, अब जो फैक्टर्स थे वो रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट से करते थे इन टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट है यहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है, लोग डिमांड करने लग रहे हैं कि हमें ना इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब कि जिस नेशन में तुम रह रहे हो उससे अलग नेशन हमें चाहिए, हमें बनाने के लिए। इस टाइप का मूवमेंट कहाँ होने लग गया, रशिया में, चेचेनिया और डेगेस्टान में, जिसमें क्या होने, वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब लोग इन चेचेनिया और डेगेस्टान के लोग रशिया से अलग एक कंट्री बनाने की डिमांड करने लग गए। एक होता है सेक्रेटरियन कॉन्फ्लिक्ट। सेक्रेटरियन कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है ना, रिलीजियस ग्राउंड पे और पॉलिटिकल ग्राउंड पे क्या होता है ना, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है। ठीक है, इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हमें कहाँ देखने को मिले, सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान वाले एरिया का देखने मिले। इसमें क्या हुई थी, सिविल वॉर हुई थी, जो कब चली थी, कम से कम 10 साल तक चली थी ये सिविल वॉर। ठीक है, 10 ईयर्स तक चली थी, कब, 2001 तक। ठीक है, जो रीजन था उसमें क्या था, मैनी सेक्रेटरियन कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, इन अजेरबैजान प्रोविंस और नगारो करबक सम लोकल अमेरिकन वांटेड टू सक्सीड टू जॉइन अमेरिका, मतलब अमेरिका अर्मेनिया में, तो अमेरिका के जो लोग थे वो अर्मेनियन में ज्वाइन होना चाहते थे, तो वहाँ पे भी इस टाइप के मूवमेंट चले। तो जॉर्जिया था वो क्या डिमांड करने लग गया था, इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग गया था। कौन से दो प्रोविंस से, दो प्रोविंसेस से डिमांड करने लग गया, जिसमें वजह से क्या हुई, सिविल वॉर्स हुई। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट कहाँ भी चले, यूक्रेन में भी चले, किर्गिस्तान में भी चले और जॉर्जिया में भी चले, क्योंकि यहाँ की जो कंट्रीज थी ना वो आपस से रिवर डिस्प्यूट्स पे, रिवर वाटर्स पे क्या करने लग गई, फाइट करने लग गई। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लगी, इंस्टेबिलिटी हो गई, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजंस। देखो सेकेस्टनिस्ट मूवमेंट में मैंने तुम्हें क्या बताया, जब क्या लोग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर नेशन से ऑप्ट आउट होने के लिए। ठीक है, सेक्रेटरियन कॉन्फ्लिक्ट मतलब रिलीजियस ग्राउंड पर और पॉलिटिकल ग्राउंड पर जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो बेसिकली ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो इन जैसे मूवमेंट्स में पार्ट भी नहीं ले रही है, उनके लिए तो यार बेसिकली सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये तो काफी ज्यादा कॉमन चीज है। ठीक है, अब हम कुछ मेन फैक्टर्स देख लेते हैं, रीजंस क्या थे इन कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन के। देखो रीजंस जो थे वहाँ पे क्या था, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जहाँ पे ज्यादा थे, उन जैसे एरिया में क्या हो रही थी, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रही थी। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वहाँ पर क्या थे, हाइड्रोकार्बन ज्यादा थे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, उन एरियाज में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया था। अब सेंट्रल एशिया में इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया तो ये क्या हो गया, एक
एक कंपटीशन हो गया बिटवीन द आउटसाइड पावर्स, मतलब सेंट्रल एशिया इतना ग्रो करेगा तो रशिया को चिड़ हो जाएगी, यूएसए को चिड़ हो जाएगी, तो उनके लिए क्या हो गया, एक काइंड ऑफ एक कंपटीशन जैसा हो गया, किसके लिए, आउटसाइड पावर्स के लिए। स्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेस, मतलब जो रीजन था रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये किसके रीजन के एरिया में थे, वेस्ट एशिया। 11 सितंबर 2001 के बाद यूएसए ने क्या करा, वांटेड वो एक अपना मिलिट्री बेस चाहता था इस रीजन में, इसकी वजह से उसने अपने सेंट्रल एशिया के अंदर हायर करा एज अ गवर्नमेंट, और उसने एरोप्लेन्स, फ्लाईओवर और टेरिटरी वॉर्स अफगानिस्तान और इराक में करी। ये बेसिकली ये जो यहाँ पे आया है ना, ये पैराग्राफ के अंदर जो बात चली है, ये बेसिकली 9/11 की बात है, ये आपके टॉपिक के अंदर नहीं है, बट इस चीज को समझ लो क्या होता है इस 9/11 वॉर में। देखो, अमेरिका ने क्या करता है, सेंट्रल एशिया जैसी कंट्रीज में करता है, अपनी पावर्स, मिलिट्री पावर्स को सेटअप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारा जो रशिया होता है, सॉरी यूएसए होता है ना, ये क्या करता है, अफगानिस्तान और इराक में एक इन्वेजन करता है, क्या करता है, अपनी मिलिट्री पावर्स को भेजता है वहां पर, और सिचुएशन क्रिएट कराता है, किस टाइप की, वॉर टाइप की ना। 11 सितंबर 2001 में क्या करता है, यूएस क्या चाहता है, मिलिट्री बेसिस चाहता है इस रीजन्स में, कौन से रीजन्स में, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लाई ओवर में क्या करता है, टेरिटरी अपनी जो होता है ना, हम जिन्हें कहते हैं टेररिस्ट, उन्हें भेजता है अफगानिस्तान और इराक के अंदर, और क्या करता है, काफी ज्यादा हमले वगैरह करवाता है। ये आपके टॉपिक का बेसिकली पार्ट नहीं है, बट इसे समझ लो कि लोगों के इस्टेब्लिश, मतलब अपने मिलिट्री बेस को वो क्या करते थे, जब स्टेब्लिश करना चाहते थे दूसरे एरिया में, तो इसलिए ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले होती थी। इस पॉइंट को स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, इसलिए इसे समझ लो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया 9/11 में ऑब्वियसली हुआ क्या था। ये आपका यूएस हेजेमनी वाला पार्ट है। देखो, अब आप सीयूटी दोगे तो उसमें आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, यूएस हेजेमनी वाले में 9/11 वाला टॉपिक, तो आपको यूएस हेजेमनी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर दो तो ऑब्वियसली वहां पे पढ़ना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे स्किप कर दिया तो बोर्ड में स्किप करके आओगे, पेपर में लिख के नहीं आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, बोर्ड्स है, तुम बोर्ड्स दे रहे हो, तो इन चीजों को याद करो, स्किप मत करो, क्योंकि सीयूटी के लिए तो पढ़ना ही है ना, सिलेबस लॉन्च हो चुका है, तो तुम्हें पढ़ना है, तो भाई इन चीजों को छोड़ना क्यों, ठीक है। चाइना ने भी क्या इंटरेस्ट दिखाया ऑयल रिसोर्सेज में, जिसकी वजह से चाइना ने क्या करा, बॉर्डर्स के अराउंड अपना क्या ट्रेड वगैरह स्टार्ट करा, ताकि क्या कर सके, दूसरे एरियाज में रख सके कदम, और क्या कर सके, थोड़ा वॉर वगैरह कर सके। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि यूगोस्लाविया स्प्लिट हुआ दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, जैसे सिज और स्लोवैक्स। तो इनमें क्या होने लग गए, इन एरियाज में क्या होने लग गए, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने लग गए। जो बाल्कन रिपब्लिक्स थी यूगोस्लाविया की, उनके बीच में क्या होने लग गए, कन्फ्लिक्ट होने लग गए। 1991 में क्या हुआ, एक ब्रोक हुआ पार्ट, सेवरल प्रोविंस लाइक जैसे क्रोएटिया, स्लोवेनिया, ब्रोस्निया हेगोज़विना, उन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, जिसमें जो एथनिक सर्ब्स थे उन्होंने अपोज करा इस मैसिव इंडिपेंडेंस जैसी चीजों को, जिसकी वजह से यहाँ सिविल वॉर हुए। इन ऑब्वियसली नाम को याद मत रखना, बस एक इनमें चीज जैसा क्वेश्चन आए। वैसे देखो, जो तुम्हारी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक है ना, इसमें से सिर्फ तुम्हें ये कि यूगोस्लाविया वाला याद करना है कि हुआ था, इसके दो पार्ट हुए जिसकी वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए, एक ही 9/11 याद करना है, ठीक है। और सेंट्रल एशिया एरियाज में क्या थे, सेंट्रल एशिया के पास क्या थे, रिसोर्सेज काफी थे, जिसकी वजह से ये आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट और आउटसाइडर्स के लिए क्या बन गया था, एक टाइप का वो बन गया था थ्रेट, कि अगर इसकी रिसोर्सेज ज्यादा हो गए तो क्या होगा। और इसमें एक ये सक्सेसनिस्ट मूवमेंट और सेक्रेटरी कॉन्फ्लिक्ट याद कर लेना, इनका मीनिंग समझ लो, इनफ रहेगा, क्योंकि टेंशन ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो दिस इज हमारे रीजन ऑफ टेंशन, और टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे इस टॉपिक चैप्टर में ऑब्वियसली जो शॉक थेरेपी वाला एरिया है, कॉन्सिक्वेंसेज यूएसए डिसइंटीग्रेशन, ये सब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक को इसको छोड़ के मत जाना, बट इतना ध्यान भी मत देना, जैसे इतने भारी भयंकर नाम है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड पोस्ट रिजिम्स, ठीक है। जब कोल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। देखो, इतना क्रिटिसाइजेशन नहीं होता था इंडिया और सोवियत कैंप्स के बीच में, ठीक है। इनके जो रिलेशन थे काफी मल्टीमीडियल टाइप के रिलेशनशिप थे, मतलब कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते थे, कई बार नहीं होते थे, मेजोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप अच्छे थे इंडिया और रशिया के, ठीक है, बेसिकली सोवियत यूनियन के। देखते हैं हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे थे। जो सोवियत यूनियन था उसने क्या करा था, इंडिया को पब्लिक सेक्टर में काफी ज्यादा मदद करी थी, फाइनेंशियल और टेक्निकली असिस्टेंट। उसने स्टील प्लांट्स जैसे कि बिहाली, बोकारो और विशाखापट्टनम में मशीनरी प्लांट्स, और ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, इन सब प्लांट्स, इन सब टेक्निकल सब असिस्टेंस में इकोनॉमिकली हेल्प करी थी, किसने, रशिया ने, इसकी इंडिया की, ठीक है।
इंडिया रैन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट करा था तो फर्स्ट ऐसी एक एरिया था सोवियत यूनियन जिसने इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट करा था, इसको भी याद कर लेना। पॉलिटिकल कैसा था, सोवियत यूनियन बैक्ड विद इंडिया पोजीशन यूनाइटेड नेशन इन द कश्मीर इशू, मतलब जब इंडिया ने कश्मीर इशू को फेस करा था उस टाइम पे सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री वगैरह भेज के इंडिया की हेल्प कराई थी। ठीक है, देख रहे हो इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, इट ऑल्सो बैक्ड इंडिया ड्यूरिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट सच एज 1970 वॉर में, जब हुई थी इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ वॉर, तो उस टाइम पे भी सोवियत यूनियन ने क्या करे थे, काफी ज्यादा हेल्प कराई थी हमारी। ठीक है, मिलिट्री कैसे थे, इंडिया ने ऑब्टेन्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, मतलब सोवियत यूनियन ने हमारी मिलिट्री के बेसिस पे भी हेल्प करी है। ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने में। ठीक है, सोवियत यूनियन एंटर एज अ सेवरल एग्रीमेंट अलाउड इंडिया एंड सोवियत यूनियन टू को प्रोड्यूस विद द मिलिट्री एक्सपीरियंस। देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे कि जो हमारा यूएसएस रशिया था, रशिया के अंदर क्या हो रहा था, जब उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे उसको बनवाने में इंडिया ने भी हेल्प करी थी। इंडिया और रशिया एक साथ अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते थे। ठीक है, कल्चर कैसा था, जो सोवियत यूनियन था उसके वहाँ पे क्या चलती थी, हिंदी फिल्म से इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा पॉपुलर था और उसको काफी ज्यादा फॉलो कराता था। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट ट्रेवल करते थे सोवियत यूनियन के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका यूएसएसआर वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया वाला एरिया। तो समझ रहे हो हमारे इतना लॉन्ग डिस्टेंसशिप रिलेशनशिप्स होते हुए भी यहाँ पे क्या होता था, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। ठीक है, सो विद दिस हम अपने चैप्टर के एंड में आते हैं जहाँ पे हम पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमने सीखा क्या। देखो पर्टिकुलर इस चैप्टर को पढ़ के हमें पता चला कि जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वो सिस्टमेटिकली क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, ओल्ड सिस्टम वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय का मतलब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सिस्टम था पूरा, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का जो एरिया था या कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट चीजें बदली जा रही थी, तो ये क्या था, पूरा सिस्टम क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो इनिशिएटिव नहीं ले रही थी सिटीजन्स को बेस्ट थिंग प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए जो लोगों का बिलीफ था इस पूरे सिस्टम से वो क्या क्या चला गया था। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या करी, सब्सिडीज को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पीपल उनको क्या फेस करनी पड़ी, पॉवर्टी जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी। हमने एक मेन चीज इस चैप्टर से क्या सीखी कि जो अनस्टेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, अगर वो अनस्टेबल रहेगी हमारी गवर्नमेंट, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरा एरिया डिसबैलेंस हो सकता है। तुम देख रहे हो पर्टिकुलरली इस यूएसएसआर के एरिया में ये यूएसएसआर ने अपने जो सिस्टम को हैंग कर रखा था, एक तरीके से पूरा बेकार तरीके से कंट्रोल कर रखा था, उस टाइप के सिस्टम से पूरा एक एरिया में क्या हो सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। मतलब तुमने क्या देखा यहाँ पे, कम्युनिस्ट से पूरा कैपिटलिस्ट में ट्रांजिशन देखा, फिर तुमने क्या देखा, शॉक थेरेपी वाला देखा, फिर तुमने हमने क्या देखी, टेंशन वगैरह देखी। तो ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है जो क्या हो रखा है, पूरा बुरी तरीके से क्या हो रखा है, डिसबैलेंस हो रखा है। तो हमने क्या देखा कि अगर वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं करेगी, सिटीजन्स को वेलफेयर चीजें नहीं प्रोवाइड करेगी, तो उससे क्या हो सकता है, पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, हैंग हो सकता है। विद दिस वी केम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। हमने क्या देखा, पूरा यूएसएसआर के बारे में देखा, कोल्ड वॉर एरा का बैकग्राउंड देखा, फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंस देखे, फिर हमने उसके रिजल्ट देखे। ठीक है, देन हमने कॉजेज देखे, शॉक थेरेपी देखा, कैपिटलिस्ट में कैसे चेंज हुई, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखा, शॉक थेरेपी के हमने रिजल्ट्स देखे। सो विद दिस हमने पूरा चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कहीं भी डाउट है चैप्टर से, ठीक है, तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ह्यूमैनिटीज आर्मी चैनल के साथ जुड़े रहो, बेस्ट कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू विद द सेकंड बुक ओनली, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वो चैप्टर छोटा सा है तो उन दोनों की वीडियो मैं आपको कल ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उस चैप्टर को हम कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, उस इन दोनों चैप्टर्स को हम क्या कर लेंगे, कल ही अच्छे से फिनिश कर लेंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, वो चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव के लिए। देन फिर हम सेंटर कॉन्टेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, और जैसे जैसे शेड्यूल होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कल एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस होगा और प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहो, बेस्ट कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। पीपीटी चाहिए इस पूरे सेशन की तो कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल पिन दिस इन दिस कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लाइफ।